We are on our last chapter, that is comparative development experiences of India and its neighbor, mainly Pakistan and China. India, Pakistan we started with the China thing. There are 3-4 very important happenings which happened in China. You need to know. We'll start from the beginning. China got independence in 1949. हमसे एक साल बाद में हुआ था वो इंडिपेंडेंट. और बिलीव मी, yuan, rupee and dollar were at parity value during 1947-48. During that time हमारा जो करेंसी की वैल्यूज थी वो पैरिटी पे थे. हम वी वर ऑल इक्वल. और आज देख लो, विद इन 70 ईयर्स हम कहाँ हैं? 74 यूनिट्स, 74 और 75 units of Indian currency is equivalent to theirs 1 unit. उनका 1 रुपया यूएसए का इज इक्वल टू हमारे 75 रुपया. मतलब हमें 75 नोट्स देने हैं तो उनका 1 नोट मिलेगा. और यूहान ने तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की बेटा. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मैं बताता हूँ, क्योंकि उससे आपको कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी होगी. पर ये आपको मिलेगा नहीं, ये आपको थोड़ा गूगल करके ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट इज द सक्सेस ऑफ चाइना सक्सेस के पीछे मेन रीजन क्या है. 30 years span is not a too much of time. 1978 they introduced reforms in China. Earlier there is hardly any food because they have only 10% of cultivable land. तो चाइना तो वो हमसे भी बुरे हाल में था. पॉवर्टी रिडन, बुरा हाल, लदे हुए कपड़े, मैले कुलचले लोग होते थे वहाँ पे. बट 30 years में हाउ कम उसने क्या किया? ट्वाइस उसने यूहान को डेप्रिशिएट किया. दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बट यू अंडरस्टैंड कि हाउ चाइना बिकेम सच अ बिग इकोनॉमिक पावर. चाइना, व्हेन दे स्टार्टेड द GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम, विल डिस्कस इट, दे also depreciated yuan. Yuan is their currency. You know what depreciation brings on table? जब भी आप अपनी वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम करते हो तो इंटरनेशनल मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिकम्स चीपर. सपोज यू आर एक्सपोर्टिंग पेंसिल्स. अमन तू कहां पे है? सर मैं अपने गांव आया था ना सर, इसलिए. तो बेटा वो शर्ट थोड़ी ना कोई ट्रक में लेके जानी थी. तो मैंने शर्ट डाली नहीं डाली नहीं. तू समझ नहीं रहा है या समझना नहीं चाह रहा? स्कूल की तेरे को तो पता था कि गांव में जाके भी क्लास अटेंड हो सकती है. यस सर. तो तू ने ये एंटिसिपेट क्यों नहीं किया कि मैं स्कूल शर्ट ले जाऊं एक? भूल गया था. नहीं ना, ऐसे भूलने से तो फिर बेटा हम अगर भूलना शुरू हो गए तो इट हैज़ अ वेरी मल्टीप्लायर इफेक्ट. उसका तो बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है फिर. इट डजेंट, आपको लगता है कि बड़ा कूल लग रहे हो. नहीं, जब यूनिफॉर्म का मतलब हम भी शर्ट डाल के बैठते ना फॉर्मली, हम भी टी शर्ट डाल के बैठ सकते थे. इट डजंट सेंड अ गुड मैसेज पुत्र. और तू पढ़ने वाला लड़का है, इसलिए मैं तेरे को आज पहली बार बोल रहा हूँ, दोबारा ना बोलना पड़े. अब घर में गांव में किसी के पास वाइट शर्ट तो होगी, किसी की डाल लेना, कुर्ता ही डाल लेना, कोई बात नहीं. डेप्रिशिएट करने से ये हुआ बेटा, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, ये यू कैन चेक इट, ये आपके जीके वगैरह में भी काम आएगा, सिविल सर्विसेज में भी. चाइना ने युहान को डेप्रिशिएट किया. एक तो मैसिव प्रोडक्शन की ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या प्रोग्राम था सुनो. इट वॉज इनिशिएटेड इन 1958. China initiated a program called GLF, Great Leap Forward. इसमें इसने क्या किया कि जितना भी जो पॉपुलेशन थी उसको अलाउ कर दिया टू ओपन इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स. नाउ दे कैन ओपन. और इसने प्रमोट किया हैंडीक्राफ्ट को, वहाँ की कल्चरल चीज़ों को. बॉर्न चाइना की जैसे चीज़ें बनती हैं, चाइना का कुछ हैंडीक्राफ्ट लोकल होगा. इसने लोगों को प्रमोट किया. और प्रमोट कैसे करती है कभी भी सरकार? बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज और हेल्प्स और बाय गिविंग देम फैसिलिटीज. तो मैसिव प्रोडक्शन शुरू हुआ. ये 1958 की बात कर रहा हूँ मैं. इसने युहान को किया डेप्रिशिएट.
डेप्रिशिएट करने से क्या हो गया, ये चाइना का जो माल जाता था इंटरनेशनल मार्केट में, मान लो ये पेंसिल यूएसए भी बना रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी बना रहा है, इंडिया भी बना रहा है और चाइना भी बना रहा है, लेकिन जब बायर अगर यूरोप में खरीद रहा है तो उसको तो चाइना की आइटम सबसे सस्ती पड़ेगी, क्योंकि युआन डेप्रिशिएट होने का मतलब हो गया कि डॉलर स्ट्रांग हो गया। पहले $1 में एक बॉक्स आता था पेंसिल का, अभी $1 में 2 बॉक्स आ रहे हैं, तो जो वो यूएसए का या यूरोप का इंपोर्टर है उसको तो आधे रेट में चीज़ मिल रही है। तो इससे चाइना को ये फायदा होता है कि चाइना का माल ज़्यादा बिकता है, और वो जो सबसे प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज होती है वो उसको अर्न कर रहा है। तो एक बार तब हुआ, उसके बाद इसने सेकंड टाइम युआन डेप्रिशिएट किया, अभी कोई 20 साल पहले, मतलब 90s में 95 के आसपास के दौरान की बात है, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, वो ईयर मुझे नहीं पता है। सेकंड टाइम इसने डेप्रिशिएट किया, और डेप्रिशिएट किया डॉलर के मुकाबले, तो फिर इसका एक्सपोर्ट और प्रमोट हुआ, इसने सारे कॉन्टिनेंट्स कवर कर लिए हैं। आपको पता है चाइना का एक्सपोर्ट लैटिन अमेरिका तक जाता है, अदरवाइज लैटिन अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अपने आप में सस्टेन्ड है, उनमें आपने कभी कोई न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं सुनी होगी। दे आर वेरी सेल्फ सस्टेन्ड पीपल। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ये कुछ बड़े कंट्री हैं, कुछ छोटे कंट्री हैं, लेकिन ये अपने आप में सस्टेन कर रहे हैं बहुत अच्छा फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मायन सिविलाइजेशन हुई, इंकाज हुए, बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पे। तो ये सिविलाइजेशन जहाँ पे रहती हैं, दैट इज इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि वो लैंड सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पे लोग। जैसे इंडिया के लिए कहा जाता है, इंडिया में सिविलाइजेशन सर्वाइव की हैं 10,000 ईयर से भी, जिनका रिकॉर्डेड वो है। चाइना ने इसको पूरा यूज़ किया, चाइना ने इसका पूरा 60% ऑफ वर्ल्ड का ट्रेड चाइना ने खींच लिया सिर्फ 2 बार युआन डेप्रिशिएट करने पे। अभी 2020 चल रहा है ना, 4-5 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात होगी या 4-5 साल पहले की बात होगी, मतलब 2014-15 रख लो। ये थर्ड टाइम युआन डेप्रिशिएट करने जा रहा था, और IMF ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस लगाए रिटन में। आपको मैं जो बता रहा हूँ आप वेरीफाई कर सकते हो, हर चीज़ को चेक कर सकते हो। उसने स्ट्रिक्टली सारी कंट्रीज़ ने अपोज किया, और IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि यू कैन नॉट फर्दर डेप्रिशिएट योर करेंसीज। तो चाइना इतना स्मार्ट कंट्री है बेटा। अगेन आई कैन सी कैमराज ऑन, हार्डली देयर आर 7 कैमराज ऑन। तो चाइना में व्हाट ग्रेट थिंग्स हैपेंड, आई जस्ट टेल यू वन बाय वन। पहला तो एक यही हो गया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF। इस पे MCQ भी आ सकता है, एंड दे कैन अदरवाइज ऑल्सो आस्क यू कि व्हाट डू मीन बाय GLF। इट वाज अ मूवमेंट विद एन ऑब्जेक्टिव वाज टू इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, जिसमें पीपल वर एनकरेज्ड and they were allowed to open their businesses or small scale industries into their backyards or in their homes also. ये प्रोग्राम था एक 1958 में, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। फिर कम्यून सिस्टम वहाँ पे चला है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी। वैसे ही यूएस में चाइना ने एक सिस्टम चलाया कम्यून सिस्टम, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज़ किया गया उसको, और बाद में PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी यूज़ किया गया। क्या किया गया इस सिस्टम के अंदर कम्यून सिस्टम कलेक्टिव एग्रीकल्चर किया गया। कल्टीवेशन जो थी, फार्मिंग जो थी, वो कलेक्टिव की गई। आई एम सॉरी, मेरे को फिर इंटरप्ट करना पड़ रहा है। वाई इज इट सो दैट योर कैमराज गेट ऑफ ऑटोमेटिकली? इज देयर एनी प्रॉब्लम बाय पुटिंग योर कैमराज ऑन? एटलीस्ट आई कैन सी यू दैट, यार देख तो सकता हूं कि तुम सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो। अभय पांडे, निशा देवी, प्रणव, आई डोंट गेट इट, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, एक GLF, दूसरा कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम में चाइना ने ये एनकरेज किया कि फार्मर्स शुड कम टुगेदर और कलेक्टिव फार्मिंग होनी चाहिए। उसके बाद उन्हीं फार्मर्स में जो प्रोड्यूस निकलेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इन्होंने चलाया है, लेकिन ये फ्लॉप हो गया। GLF सिस्टम और कम्यून सिस्टम फ्लॉप हो गया। इट डिड नॉट ब्रिंग एनी पॉजिटिव, बड़ा कोई कमाल के रिजल्ट्स ले आया, ऐसा नहीं हुआ।
बिकॉज ऑफ 2-3 बड़े फेमाइंस, ड्राउट्स, सूखा अकाल जिसको हम कहते हैं, और ऑलमोस्ट 30 मिलियन पीपल डाइड इन चाइना वो 50s और 60s के दौर में। तो आप हिसाब लगा लो, भूख से इतने लोग मरे तो इनका कितना ही लेवल रहा होगा। आज भी इनका स्टेटस ये है, आपको यू डोंट नो, मैं एज ऑफ टुडे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको, आप ग्लोबल टाइम्स में पढ़ना, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इज अबाउट टू अनाउंस और डिक्लेयर सम सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी और रूल कि लोग शुड ईट लेस, और ऐसे ना बोल के वो ऐसा बोलेगा कि फूड की वेस्टेज बंद करो। दे आर लैगिंग, उनके पास खाने का सामान नहीं है बिकॉज ऑफ 2-3 रीजंस। एक तो लैंड ही कम है उनके पास, दूसरा इस बार फ्लड के 3 साइकिल हो गए उनके पास। हुआंगो, यांगसे रिवर जो बड़ी रिवर सिस्टम्स हैं, इनमें 3 बार फ्लड का साइकिल आ गया, तो क्रॉप टोटली फेलियर हो गया। और जो इसके बड़े इंपोर्टर्स थे जिनसे ये इंपोर्ट करता था, सोया, राइस, वीट, ये मेन इंपोर्ट है इसके, वो हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो उनसे पहले पंगा लेके बैठा हुआ है। तो ये अभी रियल प्रॉब्लम में है। तो फूड इंपोर्ट अब अफ्रीका वगैरह कहीं से करेगा ये। तो ये GLF सिस्टम और कम्यून सिस्टम फेल्ड बिकॉज ऑफ ड्राउट्स एंड फेमाइंस। ये जो इवेंट्स हैं चाइना की। अच्छा, देयर वाज अनदर रीजन ऑफ दिस फेलियर ऑफ GLF वाज विड्रॉल ऑफ द रशियन एक्सपर्ट्स। क्या हुआ, रशियंस इनकी हेल्प कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में। 1958 के बाद की बात कर रहा हूं, व्हेन दे स्टार्टेड विद द ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम। तो रशियंस आए थे इनकी हेल्प करने के लिए ताकि इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दें इनको। लेकिन वो जब फेमाइंस हुए और वो इतने लोग मर गए और बीमारी लगी फैलने, तो वो लोग भी चले गए और इनका आपस में कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो वो भी एक वजह बनी इसके। फिर 1965 में माओ, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है माओ। हर जगह चाइना में उसका फोटो होता है ना, सेंटर से गंजा, साइड में थोड़े थोड़े बाल हैं। उसी ने तिब्बत भी उसी ने कब्जा किया हुआ है। इनको जो तिब्बत के ऊपर कब्जा करके दिया हुआ है वो माओ ने करके दिया हुआ है। तो माओ एक फिलोसफर हुआ है वहाँ पे, असल में उसका पता नहीं क्या नाम है, मैं भूल ही जाता हूँ उसका, पर माओ याद है मेरे को। और वही कॉन्सेप्ट इंडिया में भी है। इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी भी तो है, CPIM, माओवादी मार्क्स। तो माओ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में भी चलता है। इंडिया में जिनको हम बोलते हैं माओवादी, नेक्सलाइट्स, पब्लिक वॉर ग्रुप, ये जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा वाली बेल्ट में जो होते हैं लोग, वो इसी के फॉलोअर्स ही हैं। लेकिन ये हुआ चाइना में। तब माओ जब पावर में आया तो 1965 में ही स्टार्टेड अनदर प्रोग्राम जिसका नाम था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। 1966-67 में ये स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या किया, जितने भी इनके पास प्रोफेशनल्स थे, चाहे वो टीचर्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, टेक्नीशियंस थे, इन्होंने उनको भेजा कि आप लोग जो है शहरों को छोड़ो और इंटीरियर्स में जाओ, मतलब देहातों, रूरल एरियाज में जाओ, वहाँ पे जाके लोगों को अपना नॉलेज जो काम सीखा वो भी सिखाओ और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करो। ये प्रोग्राम ने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया चाइना को। चाइना के अब छोटी छोटी जगहों में, गाँव में भी आपको आर्टिसंस मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, वो लोग अभी इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन करना शुरू हो गए थे उसके बाद। तो ये इन्होंने किया, और अंडर विच द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। लेकिन जो सही बूस्ट इनकी इंडस्ट्रीज को मिला वो 1978 में के बाद मिला। माओ ने तो कॉन्सेप्ट 1966-67 में चलाया ना ये ग्रेट। देखो 3 बड़े इवेंट हैं, ये याद रख लो। पाकिस्तान चाइना तो याद, पाकिस्तान तो याद रह जाएगा, इंडिया भी याद रह जाएगा। चाइना 1949 में इंडिपेंडेंट, उसके बाद 1958 में GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत उसने अपने लोगों को अपने बैकयार्ड में एक बिजनेस चलाने की आज़ादी दे दी। नंबर 3 कम्यून सिस्टम चलाया, जिसमें कम्युनिटी फार्मिंग की, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। इट डिड नॉट सक्सीड बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ रशियन एक्सपर्ट्स एंड ड्राउट्स एंड फेमाइंस। फिर 1965 में माओ केम विद अ न्यू
जिसमें अपने कल्चर को उन्होंने रिवाइव करना शुरू किया वापस 67-68 में। तो वो उसको तो पुश मिला ही 67-68, लेकिन अगले 7-8 साल बाद 1978 आ गया, आगे 10 साल बाद, तब इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए। उसके बाद तो स्टोरी चाइना की चेंज हो गई। देन द चाइना स्टोरी बिकेम द होल डिफरेंट लेवल पे चली गई वो। अच्छा, इसमें भी इन्होंने 2 फेजेस में इंडस्ट्रियलाइजेशन रिफॉर्म्स किए। फर्स्ट फेज में रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। जैसे कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स और उनको एलोकेट कर दिया लोगों को कि आप इंडस्ट्रीज लगाओ। मतलब कम्यून मींस कलेक्टिव लैंड इकट्ठी की, फिर बाद में उनके प्लॉट्स काटे, फिर लोगों में बांट दिए ताकि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिफॉर्म्स के बाद 1978 के बाद फर्स्ट फेज में तो इन्होंने ये किया। सेकंड फेज में इन्होंने प्राइवेट फर्म्स को विलेज में, गांव में भी प्राइवेट कंपनियों को अलाउ कर दिया कि आप वहां पे जाके खोलो और सामान बनाओ। और गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जिसको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहा जाता है चाइना में, उनको भी फैलाया गया और उनके अंदर कंपटीशन को बढ़ाया गया, ताकि कंपटीशन जब होता है तब स्केल भी प्रोडक्शन का बढ़ता है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स भी तभी बढ़ते हैं। तो इन्होंने ये इस चीज़ को किया गया और इसके लिए डुअल प्राइसिंग पॉलिसी भी अडॉप्ट की इन्होंने। कम्युनिस्ट कंट्री है, बाय फोर्स चलेगा सब कुछ, तो 2 तरह के प्राइसेस थे। पहला एक प्राइस वो होता था कि इनपुट हो, रॉ मटेरियल हो और आपने कितना सामान बनाना है, वो एक लिमिट बनाती थी सरकार और उसका प्राइस सरकार तय करती थी। लेकिन जो ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, एक्सेसिव प्रोडक्शन, तो बाकी का जो है आप ओपन मार्केट में बेच सकते हो, मतलब मार्केट और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो ये 2 प्राइस के सिस्टम चलते थे चाइना में, डुअल प्राइसिंग सिस्टम। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाई थी। So this is about China's development history. Now, if you want a sector-wise agriculture, industry and services, I can give you data of 2016-17, and that's latest what I have got. लिख लो, इंडिया, चाइना, ईयर है 1980 और 2017 का कंपैरिजन। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। एग्रीकल्चर सेक्टर में लिखो 1980 और 2017। तो चाइना एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, नहीं कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी थोड़ी है ये, लेबर फोर्स है तो शायद। ये रहा, ट्रेंड्स इन आउटपुट ग्रोथ। ग्रोथ रेट क्या था? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में ग्रोथ रेट था 3.1% एग्रीकल्चर सेक्टर में, और चाइना में था 5.9%। सर एक बार रिपीट कर दो। 1980 का डाटा बता रहा हूं मैं सिर्फ आपको। 1980 में इंडिया का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट था 3.1% और चाइना का था 5.9%। और 2015 में हो गया इंडिया का 2.3% और चाइना का 4.1%।
सर एक डाउट था सर, बोलो। फैक्टर्स बताओ सर, जिससे मतलब फैक्टर्स जो मेन जिससे जीडीपी इफेक्ट होती है सर, मेन फैक्टर सर। बेटा 3 ही सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। यस हाँ, तो ये इसी से मतलब sir, तू ये बोलना चाह रहा है कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? यस सर, यस वो सर, लिखवाता हूँ मैं, पहले आप ये लिख लो कि ग्रोथ में क्या सिस्टम रहा। एग्रीकल्चर 80s में 3.1, फिर इंडिया की होगी 2.3, चाइना की थी 5.9, इंडिया की होगी 4.1। अब इंडस्ट्रीज 1980 में, मतलब 80 to 90, हम डेकेड लेके चल रहे हैं 80 to 90 वाला। इंडिया में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट था 7.4 और चाइना में था 10.8। सर चाइना में कितना था? 10.8। और इंडस्ट्रीज इन 2015 इंडिया 5 और चाइना 8.1। 2015 में इंडिया 5 एंड चाइना 8.1। आप मांग रहे हो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है? पहले सर्विसेज सेक्टर भी लिख लो। सर्विसेज सेक्टर में 1980-90 में इंडिया 6.9 और चाइना 13.5। और 2015 में इंडिया 8.4 और चाइना भी 8.4। कम अगेन बेटा, couldn't hear you, आपको सुन नहीं पाया बेटा। क्या पूछ रहे हो? अब अगर आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए जो आप अभी पूछ रहा था तो आपको टेक्स्ट में लिखवाऊं या टेबल में लिखवा दूं? हेडिंग ऊपर लिखो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। मैं इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों का लिखवा देता हूं। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 2015 का बोला ना सर? हाँ 15 का, ये भी 15 का ही डाटा है। सर आपने अभी 2000 नहीं, जो अभी देने जा रहा हूं ये 2015 का है। जो इससे पहले दे रहा था वो कंपैरिजन था 80 to 90 के डेकेड का और 2015 का। जो पहले लिखवाया है वो तो ग्रोथ है, किस सेक्टर में कितने प्रतिशत की ग्रोथ हुई इस दौरान। अब बता रहा हूं कि किस कंट्री का कौन से सेक्टर का कितना शेयर था जीडीपी का, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। आप 3 बना लो ना, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और इधर कॉलम बना लो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। इस तरह का बना लो ना कुछ फॉर्मेट, ऊपर हेडिंग डाल देना कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। बना लिए सर। हाँ, पहला मैं ऐसे करता हूं, मैं इंडिया के तीनों सेक्टर का शेयर बताता हूं। इंडिया का
एग्रीकल्चर सेक्टर 17% शेयर, सिर्फ इंडिया का ही। इंडस्ट्री का 30% शेयर और सर्विसेज सेक्टर का 53% शेयर। ये 2015 के हैं। फिर लिखो चाइना का, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर में 25%, इंडस्ट्री 21%, सर्विसेज 54%। फिर चाइना एग्रीकल्चर 9%, इंडस्ट्री 43% and services 48%। सर एग्रीकल्चर का कितना था? चाइना का है 9, 43, 48। पाकिस्तान का था 25, 21, 54 और इंडिया का था 17, 30, 53। अभी इसी के साथ एक और टेबल बना लो, फिगर ही लिखनी है ना, ऐसा ही देखो, ऐसा वर्क फोर्स का भी, क्योंकि उसका कंपैरिजन हो जाएगा हमारा। ये जीडीपी का था ना, ये वर्क फोर्स वाला ही बना लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, पहले इंडिया में लिखवा रहा हूं सिर्फ मैं। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में 50% ऑफ वर्क फोर्स, इंडस्ट्रीज में 21% और सर्विसेज सेक्टर में 29%। एग्रीकल्चर सेक्टर में 50%, इंडस्ट्री 21, सर्विसेज 29। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर 43%, इंडस्ट्री में 23% और सर्विसेज में 34%। चाइना 28% इन एग्रीकल्चर, 29% इंडस्ट्रीज एंड 43% सर्विसेज। अब ये लिखने का नहीं है, इससे एनालाइज भी करो। देखो इसमें कितनी मोटी मोटी चीजें आती हैं। चाइना का एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन है 9%, लेकिन वर्क फोर्स एंगेज्ड है 28%। जीडीपी में सिर्फ 9% का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 28% लोग लगे हुए हैं। और इंडस्ट्री में देखो चाइना में कंट्रीब्यूशन 43% है, लेकिन लोग वर्क फोर्स सिर्फ 29% है। मतलब लेबर इंटेंसिव काम नहीं है, ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हैं कि ज़्यादा मशीनीकरण हो रहा है, तो इससे एनालिसिस भी हो जाता है। अभी लास्ट ये है, ये मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ।
एरियाज वेयर चाइना इज बेटर देन इंडिया। नंबर 1 तो यही है कि रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस अर्लियर देन इन इंडिया। चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन 1978 एंड वी इंट्रोड्यूस इन 1991। तो एक तो ये उसके बेटर में जाता है। फिर चाइना, शेयर ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू द इंडियाज एक्सपोर्ट। यहां पे चाइना हमसे बेटर कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसमें बेटर कर रहा है हमसे, हमसे ज्यादा हायर उस पर चला गया है। और एक होता है वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स। वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स ये 2018 का डाटा है। इसमें इंडिया का रैंक है 94th, चाइना का है 82 और पाकिस्तान का तो 138। So according to the World Prosperity Index 2018, India ranked 94th, China ranked 82nd and Pakistan 138th। और कभी आपके, हाँ बोलो। तो इंडिया की रैंक कितनी थी? 94th। और कभी ये आ जाए आपको, मैंने हालांकि डिस्कस कर चुका हूं मैं कि भाई कौन से एरियाज हैं जहां पे पाकिस्तान इज डूइंग बेटर देन इंडिया। तो वो 3 ही पॉइंट हैं। एक तो एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, जो ड्रॉप आउट्स हैं इंडिया में ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है। तो एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग इन पाकिस्तान इज मोर। दूसरा पॉवर्टी, मतलब अमाउंट ऑफ पॉवर्टी, अगर हम रेशियो के प्रोपोर्शनेट में देखें तो हमारी पॉवर्टी ज़्यादा है, वी आर मोर पॉवर्टी रिडन कंट्री, वो कम है। और थर्ड बेटर सैनिटेशन, क्योंकि उनकी सिटीज़ प्लान्ड है तो उन्होंने सैनिटेशन वगैरह के लिए प्लान्ड वे में। तो ये 3 चीज़ों में ही सिर्फ पाकिस्तान हमसे आगे है, या हमसे थोड़ा बेटर कह सकते हैं। बाकी तो हम उसको हर चीज़ में, ग्रोथ में, हर चीज़ में हम सरपास करते हैं और हमको चाइना करता है। सो ये है हमारा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ, मैंने आपको टेबल में ज़्यादा अच्छा बना के दे दिया, सिस्टमेटिक। देखता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, बता चुका हूँ मैं सब कुछ आपको। ये माओवेस्ट विजन भी बता दिया था आपको मैंने। आपको पता है पाकिस्तान, चाइना ऑलवेज प्लान फॉर 50 ईयर्स। हम करते हैं ना 5 ईयर के प्लान्स, 3 ईयर्स के प्लान्स, या एनुअल प्लान्स साल साल के। चाइना का जो लॉन्ग रन प्लान होता है 50 ईयर विजन, 100 ईयर विजन, ये लेके चलते हैं। और देखो अगर आप उसको थोड़ा स्टडी करोगे तो वो वैसा ही चल रहा है जैसा उसने विजन किया था। उसने अपने आसपास के कितने कंट्रियों को एनेक्स करके अपने अंदर ले लिया है। और उसकी वजह है क्योंकि नहीं तो कहाँ बनाई थी ग्रेट वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जहाँ पर है, अब तो ये उसके ऊपर चले गए। जबकि इतिहास, हिस्ट्री तो ये बताती है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी इन्वेडर से बचने के लिए। अब वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना के बहुत अंदर है और उसके बाहर के भी देश इन्होंने, मंगोलिया के भी ले लिए। तो ऐसा तो चल रहा है यहाँ पे। तो चाइना ने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन लगता है चाइना स्टोरी अब धीरे धीरे खत्म होने को आई है। बिकॉज ये बबल होता है, आपको बताया था ना एक दिन, वो साइक्लिक वो चलता है, प्रॉस्पेरिटी, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन। अमेरिका जैसा कंट्री नहीं बच सका तो चाइना कहाँ बचेगा। अच्छा एक बात और, अभी स्कूल से मैसेज आया था कि 60% सिलेबस होना हाफ ईयरली में डालना है। तो अभी तो सितंबर हमारे पास पूरा ही पड़ा हुआ है। तो एक तो ये वाली बुक तो हमारी होगी 50 वाली। तो अब हम मैक्रो का कुछ पोर्शन स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है।